नमस्कार। मंच पे बैठे हुए माननीय सिकंदर कुमार जी, एमएस चैत्रा जी, मंच के नीचे आदरणीय संतोष जी, अनिर्बान गांगुली जी और यहाँ पे उपस्थित महानुभाव। आज एमएस चैत्रा जी ने हमारे सामने दीनदयाल उपाध्याय जी की जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, एकात्म मानववाद है, उसको लेकर अपना विचार व्यक्त किया। इस सत्र में हमें जो टॉपिक दिया गया कि मेरा जो पार्ट है द अचीवमेंट्स अंडर पीएम नरेंद्र मोदी एजुकेशन, लैंग्वेज एंड कल्चर। तो आज आप लोग सुन रहे हैं, सुबह से ही सुन रहे हैं, जब से शुरू हो रहा है। तो मैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के मूल बातों में ना जाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाना है, तो इस लक्ष्य को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार चल रही है। भारत की 140 करोड़ जनता चल रही है और मुझे लगता है कि इस लक्ष्य को हमें सबके सामने ऐसे स्थापित करना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी का भी मतांतर हो सकता है, पॉलिटिकल मतांतर हो सकता है, लेकिन इस लक्ष्य को लेकर किसी का मतांतर नहीं होना चाहिए कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे और सब मिलके बनाएंगे, देश के 140 करोड़ लोग मिलके बनाएंगे। लेकिन विकसित भारत क्या होगा, कैसा होगा? इस विकसित भारत में बड़े बड़े बिल्डिंग बनेंगे, रास्ते बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, हमारा IITs बनेंगे, तो क्या विकसित भारत हो जाएगा? जिसके बारे में आदरणीय चैत्रा जी ने बताया कि हमारा स्वभाव के अनुसार अगर हम अपने आप को ठीक तरीके से नहीं जा पाए तो हर जहाज़ को एक दिशा में जाने के लिए एक नेविगेटर चाहिए, यानी कंपास चाहिए, जिसको देख के जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस कंपास का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा दिया गया जो मंत्र है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, वही हमारे लिए कंपास है। हाँ, कभी कभी होता है कि कंपास हर समय हमें जहाँ जाना पड़ता है कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन अंत में वो कंपास जहाँ पे दिखाया है दिशा, उस दिशा तक ही ये देश जाएगा कि तभी ये देश विकसित भारत बन सकता है। प्रकृत अर्थ में विकसित भारत हम तभी बना सकते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा हमारे जो मंत्र दिए गए हैं, और उन्होंने दिया है, ये भी बोलना मेरे लिए मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि पंडित दीनदयाल जी ने सिर्फ उसको रीडिस्कवर किया। वो भारत की आत्मा में है, भारत की चिति में है, भारत के समाज में है कि सबको, समाज को कैसे देखना, राष्ट्र को कैसे देखना, राष्ट्र को एक जीवित पुरुष के रूप में देखना, जिसे अटल जी ने बहुत कविता के भाषा में उसको समझाया है हमें। तो उस चीज़ को रीडिस्कवर किया। और मुझे लगता है कि हमारे जो कल्चरल आइडेंटिटी है, हमारे जो सिविलाइजेशन, जो हमारा हज़ारों साल की संस्कृति है, कितने हज़ारों साल की, ये हमें पता नहीं। अभी भी विज्ञान इसका उत्तर देने में असमर्थ है। सिंपल सा एक एग्जाम्पल हमने सबने देखा होगा, जब हम बचपन में हिस्ट्री पढ़ते थे तो हम हड़प्पा मोहनजोदारो के बारे में पढ़ते थे, तो वहाँ पे पशुपतिनाथ का एक सील होता था। सब ने वो देखा है, पशुपतिनाथ जी ऐसे बैठे हुए, पीछे बहुत सारे जानवरों की मूर्तियाँ उसमें दी हुई है, फोटो दी हुई है। तो मैं देख रहा था, सम फॉरेनर्स पीपल, दे आर डिस्कसिंग अबाउट दैट सील, उन सील के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दे आर डिस्कसिंग व्हाट इज द एक्चुअल एज ऑफ योगा। तो बंदा, मैं उसका नाम, सॉरी आई हैव फॉरगॉटन हिज नेम, जो फॉरेनर है वो बोल रहा है कि आप 5000 साल पहले जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का कार्बन डेटिंग से डेट माना जाता है, आज तो राखी गढ़ी और बाकी सारी चीज़ें आविष्कार होने के बाद इसको और भी पीछे लिया जा रहा है डेट को। तो 5000 साल पहले अगर पशुपतिनाथ जी का सील अगर हम देखते हैं, उसमें पशुपतिनाथ जी पद्मासन में बैठे हुए हैं, हुई चीज़ है एडवांस योगा पोस्चर। तो 5000 साल पहले अगर
योगा पोस्चर जिसमें पशुपतिनाथ जी बैठे हुए हैं, दैट इज एन एडवांस योगा पोस्चर। तो योगा की शुरुआत कितने हजारों साल पहले हुई, क्योंकि शुरुआत में ही तो एडवांस पोस्चर में कोई नहीं आ सकता। तो कितनी हजारों साल पुरानी हमारी ये संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, इसको लेकर अभी भी डिबेट है। और इसको मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के समय आने पे ना हम बोलते हैं हमारी सरकार ने क्या किया, कि राजनीति भाषा में बोलना पड़ता है कि हमने इतने IITs बनाए हैं, इतने रास्ते बनाए हैं, इतने किलोमीटर हमने मेट्रो बनाया, बुलेट ट्रेन चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आया? जो झुकी हुई जाति थी, जो भारतीय थी, जो हम में वो गौरव नहीं था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद अंतर में विश्वास आया कि हम कर सकते हैं, सारी दुनिया को जीतने की ताकत हम में है। वो जाति हम है जिन्होंने विश्व को सबसे पहले मैथमेटिक्स दी, साइंस दी, सारे विश्व को प्लास्टिक सर्जरी दी, हमने दी है। ये जो कॉन्फिडेंस खो गया था, हजारों साल की बाहर की ताकतें आकर बार बार लूटना, हमारे घर के बेटी बहनों के साथ दुष्कर्म करना, हमारे मंदिरें तोड़ना, ये समय के साथ साथ सहते एक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया था भारतीय जातियों में, भारतीयता में। आज बहुत सारे मैं ऑब्जर्व करता था बचपन में, कोई एक फॉरेनर आ जाए आपकी गांव में, ये रास्ते में दिल्ली में, सारे लोग ऐसे देखते हैं। ऐसे लगता है कि देखने का दो विषय हो सकता है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, हम देख सकते हैं। ऐसी तरीके से देखते हैं कि दे आर सुपीरियर देन अस, और वो सादे चमड़े वाला आदमी आ गया और उसको ऐसे देखो कि भगवान चाहे मतलब इतने उनके आग्रह है कि चाहे तो उनकी पैर भी धुला दे पानी से, इतना आग्रह से देखते हैं। ये क्यों आया? क्योंकि इन जातियों ने हमें 200 साल, ये सारे तो ब्रिटिशर नहीं होते, लेकिन सबका फेयर स्किन है, तो हमें सिखाया गया कि दे आर सुपीरियर देन अस, और उन्होंने 200 साल हमें राज किया हमारे ऊपर, इसलिए उनको देखो तो दे आर सुपीरियर। मोदी जी आने के बाद एक के बाद एक घटनाएं हम ऐसी घटा रहे हैं और हो रही है, जिससे फिर से हम अपने आप पे गर्व करने लगे कि हम भी चरक सुश्रुत के वंशधर है, हम भी ब्रह्मचार्य के वंशधर है, हम कौटिल्य के वंशधर है। जो उन्होंने इतनी सारी चीज़ें रख के गई, उनको हम किस तरीके से सेलिब्रेट किए, सेलिब्रेट करना चाहिए हमें। और अगर एजुकेशन को देखें कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, हमारे चैत्रा जी ने बताया कि हाँ देयर इज़ ए प्रॉब्लम, हम एक्सेप्ट करते हैं। मैं भी जब हायर स्टडीज़ में गया तो ऐसी चीज़ें सुनना पड़ता है, आज भी सुनना पड़ता है, क्योंकि बहुत सालों तक भारत के आज़ाद होने के बाद से हम पेपर्स पे आज़ाद हो गए। हमारी भारतीय लोग प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, वाले सारी मंत्रियाँ बनी, लेकिन हमारी जो दिमाग है, हमारी जो चिंतन है, उस चिंतन को आज़ादी नहीं मिली थी। हम चिंतन के बारे में सोचते तो कहाँ कौन सी पॉलिसी होगी, भारत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो रशिया को देखो, वो लोग एक पॉलिसी बोल रहे, उसको कुछ लोग चुनने लगे, कुछ लोग राइट विंग में जाने लगे। लेकिन आदरणीय संतोष जी बोलते हैं ना हम लेफ्ट है ना राइट है, हम राष्ट्रवादी है। इस राष्ट्रवाद की धारणा को लेकर चलने वाला सिद्धांत वो दीनदयाल जी उपाध्याय का दिया हुआ सिद्धांत है। तो हमारी जो नेशनल प्राइड हमारी है, जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, मोरल स्ट्रेंथ है, इसको लेकर आगे बढ़ने वाला एजुकेशन पॉलिसी बनाने का काम बहुत सालों बाद, लगभग 34 साल बाद, बहुत सारे लोगों ने गंभीर चिंतन के द्वारा इस एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहा करते हैं, इसको हमने अपने आपके सामने लाया, देश के सामने लाया। और अगर बोला जाए कि एक कैसा पॉलिसी है, एक ऐसा एजुकेशन पॉलिसी है जो एक रोड मैप देता है, जो भारत के एजुकेशन को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने का लक्ष्य रखता है। उसके साथ साथ भारत के एजुकेशन को जितना ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने का लक्ष्य रखता है, उसके साथ साथ ये डीपली रूटेड रहे भारतीय इथोस को लेकर, ये दर्शाता है कि ये भी इस शिक्षा नीति की मूलभूत चिंताधारा है कि भारत के इथोस के बाहर हम नहीं जाए। मुझे लगता है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये एक सभ्यता की पुनर्जागरण की एक मसौदा है, जिसके द्वारा भारतीय समाज, जो आने वाला स्टूडेंट समाज है, आने वाला छात्र समाज है, जो विकसित होगा, इसका जब पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, तब एक समय पूरा जो
सिविलाइजेशन रीएवकनिंग है, ये सिविलाइजेशन रीएवकनिंग होगा। जो चिति है समाज का, जो भारत का विराट रूप है, जो सो रहा है इस एक करवट में, उस करवट में से वो करवट बदल कर दूसरे करवट में आएगा। और जैसे विवेकानंद जी ने सपना देखा था, उन्होंने बोला था कि मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ भारत माता फिर से उठकर खड़े हुए हैं, अपनी सिंहासन में आसीन है और पूर्व से भी और भी ज़्यादा ऐश्वर्यशाली होकर पूरे विश्व के ऊपर उनकी ममता या शासन जो भी बोलिए, जो माननीय मोदी जी बोलते हैं कि हम विश्व गुरु की कंसेप्ट सिर्फ नहीं रखते, विश्व बंधु की कंसेप्ट लेकर हम इसको आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये दर्शाता है, मैं एक छोटा सा इंस्टेंस आपके सामने लाना चाहता हूँ जो शायद हम भूल चुके हैं। 2 साल 3 साल पहले की बात है कि ब्राज़ील रो रहा था, तब कोरोना की स्थिति थी, सब रो रहे थे क्योंकि सडनली साइंस ने बोल दिया हाइड्रोक्सी ऑक्सोक्लोरिन खिलाओ, क्लोरोक्विनिन खिलाओ तो कोविड ठीक हो जाता है। अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब भी थे, वो भी हाइड्रोक्सी ऑक्सी क्लोरोक्विनिन मांग रहे थे। तो ब्राज़ील एक छोटा देश है, उसने भी मांगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन भेजा। तो स्वाभाविक है वो देश हमें थैंक यू बोलेगा। तो थैंक यू बोलने का ब्राज़ील के राष्ट्रपति जी ने उस समय क्या किया, उन्होंने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट का जो फोटो उन्होंने किया था वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हनुमान जी की फोटो, जब वो विशल्यकरणी पर्वत उठाकर लेके जा रहे थे, इस फोटो को ट्वीट करके ब्राज़ील के राष्ट्रपति, जो शायद जाति से क्रिश्चियन होंगे, धर्म से, रिलीजियन से, वो ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि जैसे हनुमान जी लक्ष्मण जी का जान बचाए थे पर्वत ले जाकर, ऐसा ही काम करके भारत के प्रधानमंत्री और भारत की जनता ने ऑक्सी क्लोरोक्विनिन भेज के ब्राज़ील का लोगों के ज़िंदगी में वो उन्होंने उपकार किया है। इस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया। इसको अगर हम लार्जर कैनवास में देखें तो ये क्या है, भारत की संस्कृति का एक्नॉलेजमेंट है। भारत भी इससे उठ रहा है, इट्स ए काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट। वो भी एक्नॉलेजमेंट उनकी भाषा में थैंक यू वो नहीं बोल रहे हैं, वो भारत की कल्चरल लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि वी आर थैंकिंग यू। सो ये सबसे बड़ी जीत है। थैंक यू तो सब बोलेंगे क्योंकि आपने उपकार किया, लेकिन भारत की कल्चरल लैंग्वेज में जब वो बोलते हैं तब उसका महत्व अलग होता है। हमारी शिक्षा नीति में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया वो मदर टंग के द्वारा शिक्षा में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, यानी वर्नाकुलर लैंग्वेज जिसे, क्योंकि लैंग्वेज को लेकर मारामारी है जैसे चैत्र जी ने बताया, और इलेक्शन आती है वो मारामारी और भी ज़्यादा हो जाती है। स्पेशली साउथ इंडिया में जब इलेक्शन आता है तब मारामारी ज़्यादा होती है, 2 लैंग्वेज फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला। लेकिन मातृभाषा में हमारी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 क्या बोल रहे हैं कि आप क्लास 5 तक बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाओ, उसके बाद प्रेफरेबली क्लास 8 तक उसको अपनी मातृभाषा में पढ़ाने का काम करो। ये जब करोगे तो तमिलनाडु में बच्चा तमिल ही पढ़ेगा, बांग्ला में पढ़ने का अवसर मेरे बेटी को मिलेगा वेस्ट बंगाल में। आपके परिवार के बच्चों को अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो 5 या प्रेफरेबली क्लास 8 तक वो हिंदी में पढ़ेगा। और सारा रिसर्च, वो यूनेस्को का रिसर्च हो या एनसीईआरटी का रिसर्च हो, सब दर्शाता है कि मातृभाषा द्वारा जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसका लाभ सबसे ज़्यादा बच्चों को मिलता है, बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी उन्होंने भी वही लिखा, उन्होंने स्पेसिफिक फेज यूज किया, मातृभाषा मातृदुग्ध समो। इसका मतलब है कि मातृभाषा जो होता है वो मदर मिल्क की तरह काम करता है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर की ये कॉन्सेप्ट है, और दीनदयाल जी की भी जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात अगर करते हैं तो उन्होंने हमेशा बोला है कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो बांटने वाला ना हो, एजुकेशन जोड़ने वाला ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि एनईपी 2020 इसका मसौदा पेश करता है, और जो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुका है धीरे धीरे, इसको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बोलिए, जो भी बोलिए, इसके द्वारा हम बच्चों को आगे आने वाले समय में इस तरीके से तैयार करना चाहते हैं। जो मेकेले ने जो दे के गया था वैक्सीन या जो भी बोले, उन्होंने क्या किस तरीके से अपनी शिक्षा पद्धति बनाई थी, वो इंडिपेंडेंस के बाद भी वही कंटिन्यू हो रहा था कि उन्होंने बोला कि दिखने में इंडियन होगा लेकिन थिंकिंग कल्चर सब में अंग्रेज होगा।
ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 वो मेकेले द्वारा दिया गया वैक्सीन का एंटीडोट है, और इसी एंटीडोट के द्वारा मेकेले जो सिस्टम चल रहा है सालों से इंडिपेंडेंस के बाद वो निकालने वाला है, निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है। और दीनदयाल जी बोल के गए, मैं इंग्लिश में कोट कर रहा हूँ उनको, ए कंट्री व्हिच फॉरगेट्स इट्स लैंग्वेज एंड कल्चर विल लूज इट्स सोल। अपनी आत्मा को खो देता है एक देश जब वो देश अपनी भाषा यानी जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है और अपनी कल्चर को भूल जाता है। इसीलिए हमने मातृभाषा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मैंने कॉम्पास का उदाहरण दिया था कि जिस कॉम्पास को देख के हमें चलना है, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके अंदर भी यही भाव है कि दीनदयाल जी द्वारा दिया गया जो दिशा है उस दिशा को लक्ष्य में रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल अप्रोच, जिसके बारे में अभी चैत्रा जी ने बताया कि उन्होंने मॉलिक्यूलर साइंस किया, उसके बाद उन्होंने सोशल साइंस में आ गया कि हमारे जो रिजिड साइलोज है, कि मैं जब साइंस पढ़ा HS में तो हमारे फिक्स थे कि फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है, मैथमेटिक्स लेना है, एडिशनल में एक बायोलॉजी लेना है। इसके बाहर आप सोच भी तो फिर नहीं ले सकते, हिस्ट्री नहीं ले सकते। इसको तोड़ा जा रहा है ये नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी में। आपकी जो मर्जी आप सब्जेक्ट लो, अब पढ़ो, और उसके द्वारा कोई साइंस का भी बच्चा फिजिक्स पढ़े, लेकिन उसके साथ साथ आप हिस्ट्री भी पढ़ना चाहिए। आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, एक हिस्टोरियन को अभी समय के साथ साथ सारा परिवर्तन हो गया। हिस्ट्री के बच्चे को भी अगर हिस्ट्री अच्छा हिस्टोरियन बनना है तो उसको फिजिक्स की भी नॉलेज चाहिए, नहीं तो कार्बन डेटिंग समझ नहीं पाएगा ठीक से। कार्बन डेटिंग कैसे होगा? और जब से कार्बन डेटिंग आया है तब से हमारे जो ऑपोजिट थिंकिंग के लोग थे, जो रशिया के तरफ हमेशा कभी चाइना के तरफ देखते रहते हैं, इनका सारा जो कॉन्सेप्ट था, वो जो एरियन इन्वेशन थियोरी है, जो भी है भारत में आदिवासी कॉन्सेप्ट लाने का जो कॉन्सेप्ट है, सारा धीरे धीरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और कार्बन डेटिंग के द्वारा एक के बाद एक तोड़ते जा रहे हैं। ये जो उन्होंने अपनी धारणा अवधारणा पूरे देश के सामने तैयार करके रखे थे, और धीरे धीरे टूट रहा है। और ये दर्शाता है कि विवेकानंद जी ने जो सपना देख के गए थे कि भारत में फिर से उठ रहे हैं, वो धीरे धीरे उदय शुरू हो चुका है। और मुझे लगता है कि एक नरेंद्र ने सपना देखा था और दूसरे नरेंद्र के द्वारा वो पूरा होने वाला है, और उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम हमारे करिकुलम को देखें, इसमें जो चीज़ें पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा बहुत ट्रेस दिया गया था कि जीवन मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी, अभी हर जगह में IKS, इसके बारे में चर्चा चल रही है। सारे IITs, पहले IITs के लोग ऐसे चलते थे, ऊपर देख के चलते थे कि उनको 4 तारे के ऊपर कुछ दिखता था, नीचे कुछ नहीं दिखते थे। अभी सब उसमें भारतीय जो नॉलेज है, भारतीय जो गाथा है, भारत के हर एक टेक्सचर में इस तरीके का, हम तो बहुत सारे खो चुके हैं इन्वेशन के लिए। इस्लामिक इन्वेशन के वजह से हमने हमारे जितने भी पुस्तक थे और भारतीय ट्रेडिशन में, जैसे चैत्रा जी ने बताया, हम लिखने में उतना विश्वास नहीं करते थे, मेमोराइजिंग थिंग्स इसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करते थे। तो जितना लिखा था उसमें भी नालंदा विश्वविद्यालय के दहन के बाद और बहुत सारे अटैक्स के बाद एक के बाद हमने खोया। लेकिन जितना भी है भारतीय ट्रेडिशनल नॉलेज के, उसके द्वारा उस नॉलेज को फिर से उसको खंगालना, उसको फिर से नए साइंस के अवधारणा में, वही नए साइंस के एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको फिर से पुनर्लोकन करना, फिर से दिखना, वो बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हमारे माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय की सपना देखा था, मुझे लगता है कि कोविड पैंडेमिक आने के बाद जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुआ है शिक्षा में, मैं विशेषता बोलना चाहूँगा कि इसमें डिजिटल अंत्योदय, मुझे मैं ये टर्म बोल रहा हूँ कि डिजिटल अंत्योदय की चीज़ एक आ रही है। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे जो दिल्ली में पढ़ते थे उनको जिस तरीके की टीचर मिलती थी, उस तरीके के टीचर वो शायद गांव के किसी स्कूल में जाके अवेल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो टीचर वहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन जब से डिजिटल, ये जो कोविड-19 के बाद से डिजिटल जो इवोल्यूशन शिक्षा व्यवस्था में आया, हमारी सरकार ने ई-विद्या, PM ई-विद्या चालू की। हमारी सरकार ने दीक्षा पोर्टल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, जिसके द्वारा आप
अपने गांव में बैठे हुए डिजिटल रिसोर्स वहाँ से अवेल कर सकते हैं, आपके मोबाइल द्वारा आप अवेल कर सकते हैं। स्वयं प्लेटफॉर्म, जैसे प्लेटफॉर्म की हमने कल्पना की और वो अभी वास्तविकता है। आप बैठ के अपनी, यहाँ से मैं 1800 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मेरा घर जहाँ है वहाँ पे बैठ के भी कोई उससे भी 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर अंदर कोई बच्चा बैठ के अपनी डिजिटल डिवाइस में यानी मोबाइल में या किसी टैब में बैठकर दिल्ली आईआईटी की किसी प्रोफेसर की क्लास वहाँ पे देख सकती है कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसा पढ़ना। कोई टीचर भी देख सकता है कि हमें केमिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए, बेंजीन पढ़ाना है तो बेंजीन स्ट्रक्चर को कैसे पढ़ाए, कैसे पढ़ाने से बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आएगा। या कोई टीचर कोई हिस्ट्री का क्लास देना चाहता है तो उसकी भी व्यवस्था वहाँ पे है। ऐसे साथी पोर्टल स्वयं के द्वारा हमने कर दिया कि बच्चे आगे आने वाले समय में अपने कोर्स के अपने जो क्रेडिट है उसके 40% तक अवेल है वो स्वयं के द्वारा कर सकते हैं। साथी जैसे पोर्टल में कोई दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ कोई बच्चा वहाँ से क्लैट का एग्ज़ाम का एंट्रेंस का कैसे प्रिपरेशन लेना चाहिए उसके क्लासेस वहाँ पे हैं। आपके जो जेई मेंस आईआईटी के लिए जो होता है, जेई, उसके साथ साथ नीट, सारे नीट के टॉपर्स के क्लासेस जो वहाँ पे टॉप करके शायद कोई एम्स में पढ़ रहा है बच्चा, वो बच्चा क्लास ले रहा है और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग सिलेबस वाइज अवेलेबल है। और ये सब प्लेटफॉर्म कोविड-19 के बाद शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारा सुधार लाया है। और शिक्षा बच्चों की जो डिजिटल अंत्योदय जिस शब्द को मैंने बोला, ये डिजिटल अंत्योदय शिक्षा व्यवस्था में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये दर्शाता है कि मिनिस्ट्री के जो डेटा है लगभग 2.5 करोड़ छात्र स्वयं पोर्टल में एनरोल कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। 1.45 लाख ई कंटेंट इसमें डाला गया है जिसके द्वारा हमारे बच्चे आगे आने वाले समय में हमने ये आगे लेके जा सकते हैं अपनी शिक्षा को आगे, उसके व्यवहार से उसकी इस्तेमाल से उस कोर्स को आगे कर सकते हैं। हम जैसे बोलते हैं कि हमारी समय इंडियन नॉलेज सिस्टम को हमने आगे बढ़ाया, धीरे धीरे वो आगे बढ़े। इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेकर हर आईआईटी से लेकर आईआईएम में रिसर्च चल रहा है, उसको लेकर पढ़ाई चल रहा है। और उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हमने बढ़ाया। 2014 में 16 आईआईटीज़, अब 23 आईआईटीज़ बन गए। 14 आईआईएम थे 2014 में, अब 21 आईआईएम बन गए हैं। अभी 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी से 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बन गए हैं, 32 एनआईटीज़ बन गए हैं और 139 डीम यूनिवर्सिटी है और 510 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे देश में हैं। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है सब मिलके जो शिक्षा व्यवस्था की स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर हम NEP 2020 को सही तरीके से लागू कर पाए और इसको इम्प्लीमेंट कर पाए और जो हमारी सरकार प्रतिबद्ध है करने के लिए, तो मेकेले द्वारा शिक्षा व्यवस्था में जो भी अवगुण आया था और जो अवगुण अभी भी परसिस्ट कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है वो समय के साथ साथ हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में लैंग्वेज के बारे में हमने बताया। पंडित दीनदयाल जी लैंग्वेज को लेकर, जैसे चैत्रा जी ने बताया कि वो सिर्फ मानते नहीं थे कि एक कम्युनिकेशन का टूल है, वो मानते थे ये सिविलाइजेशन इथोस और कल्चरल मेमोरी और नेशनल सेल्फ फूड जो है, इसको लेके जो हमारा आत्म सम्मान है, जो सोसाइटी का सम्मान है, जो कल्चर है, उसको आगे बढ़ाने का माध्यम है। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर हमारी सरकार ने NEP 2020 में 3 लैंग्वेज फार्मूला लाया। 3 लैंग्वेज फार्मूला जैसे मैंने बताया कि पहले हम 2 लैंग्वेज फार्मूला में चलते थे कि एक इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज जो भी हो, भारतीय भाषा। लेकिन हमारी सरकार की ये मनीषा है कि एक बच्चा, इतना बड़ा देश है, इतना विविधता से भरा देश है, एक देश में रहते हुए अगर बच्चा पढ़ने के बाद अपनी भाषा के साथ साथ दूसरी कोई भारतीय भाषा सीखे, इसमें कोई भाषा का इम्पोजिशन नहीं है कि आप यही भाषा सीखो, लेकिन पॉलिटिक्स के कारण लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, करने दीजिए। लेकिन अगर हम वास्तविकता में देखें कि अगर नीचे अगर जाके देखते हैं, तब मैं तमिलनाडु में गया था आईआईटी में, वहाँ पे इनक्यूबेशन सेंटर चल रहा है, वहाँ पे बच्चे, हमारे बच्चे बहुत अच्छा इनोवेशन कर रहे हैं। यहाँ तक कि सैटेलाइट में जाने वाला जो रॉकेट्स होते हैं, उनके जो क्रायोजेनिक इंजन बनता है, उस क्रायोजेनिक इंजन को 3D प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर रहे हैं।
आप जो सोच भी नहीं सकते। ऐसी जगह पे हमारे बच्चे कर रहे हैं। वहाँ पे हमें एक बच्चा मिला, वो हिंदी में हमें समझा रहा था, तो मुझे तो थोड़ा आश्चर्य लगा कि आप मुझे हिंदी में समझा रहे, आप तमिलनाडु से कि बाहर से? मैंने पूछा तो बोला नहीं, मैं तमिलनाडु का हूँ। तो उसने बोला, मैंने बोला कि आपने ऐसे इतना अच्छा हिंदी कहाँ से सीखा? तो बोला मैंने सेंट्रल स्कूल में पढ़ाई की, हिंदी मेरी सब्जेक्ट थी, तो मैं इसलिए इतना अच्छा हिंदी बोल पाता हूँ। तो समझिए, एक इंक्यूबेशन सेंटर में, वहाँ पे आईआईटी के अंदर एक तमिल बच्चा हमें हिंदी में सिखा रहा है, हमें हिंदी में समझा रहा है कि उसने क्या इनोवेशन किया, उसका एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। और जो पॉलिटिकल लोग हैं बाहर कहीं पे, मैंने बाद में पता चला टीवी में कि काला झंडा दिखाने के लिए आए थे कि केंद्र सरकार के मंत्री आए हैं, इनको काला झंडा दिखा रहे हैं क्योंकि दे आर इम्पोजिंग हिंदी अपनास। और वो बच्चा, तमिल बच्चा, अंदर मुझे हिंदी में ही समझा रहा था कि व्हाट ही वाज डूइंग देयर। सो दिस इज द डिफरेंस। पॉलिटिक्स, मुझे लगता है कुछ लोगों की पॉलिटिक्स हमारी देश की युवा पीढ़ी को समझने में असमर्थ हो रहा है। और जैसे मोदी जी बोलते हैं कि धीरे धीरे ऐसे लोग राजनीति में ऑब्सोलेट होने वाले हैं। जो भारत के युवा है वो हिंदी तमिल इस कॉन्फ्लिक्ट में विश्वास नहीं करते, वो जोड़ने वाले में विश्वास करते हैं, जिसकी चिंतन आदरणीय दीनदयाल जी उपाध्याय ने किया था और जिसको लेकर, जो मंत्र लेकर प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की सरकार आगे बढ़ रहा है। और आगे आने वाले समय में ये दिखेगा, इसका असर दिखेगा और दिखना शुरू हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भाषा को लेकर उनका एक स्टेटमेंट आया था, भारत की भाषाएं एक दूसरे से, आई एम कोटिंग हिम, भारत की भाषाएं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही है, वे एक दूसरे को समृद्ध कर रही है। दिस इज द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग। हम कभी कंपटीशन में बिलीव नहीं करते, हम परस्पर कैसे, भारत का कंसेप्ट है दोहन करो। दोहन का मतलब आप गाय की जब दूध निकालेंगे, आपको सर्टेन पोर्शन ही निकालना है। जो बच्चे के लिए आप दूध अवेलेबल ले, गाय का जो बच रहा है उसके लिए दूध अवेलेबल, इसे दोहन किया जाता है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट अलग है, उनकी स्वभाव अलग है, जैसे बताया डॉक्टर साहब ने। दे वॉन्ट टू विन द नेचर। आप नेचर को जीत नहीं सकते, नेचर के साथ हमें सहावस्थान करना है, नेचर के वे से ही हमें चलना है, तभी कोई समाज इतना आगे बढ़ सकता है। और हम हजारों सालों से चले, इसलिए हजारों साल बाद पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ये सब शक्तियाँ आई, अब्राहमिक ताकत जहाँ जहाँ पहुँची, सब जगह में संस्कृति खो दिए। आप अफ्रीका देखिए, काले हो रह गए चेहरे में, पोशाक से लेकर धर्म सब परिवर्तन हो गए। आप मिस्र, इजिप्ट में चले जाइए, हिंदी को इजिप्ट में क्या बोलते हैं, यूनान बोलते क्या, मिस्र बोलते हैं ना, मिस्र बोलते हैं। मिस्र में चले जाइए तो वहाँ पे इस एक समय वो आमून की पूजा करते थे, आमून रा, ऐसे बहुत सारे देवता थे उनके, भूल गए, चले गए, देवता खत्म हो गए, समाज खत्म हो गया। लेकिन भारत एकमात्र एक ऐसा समाज रहा जिसकी चिति इतनी स्ट्रांग है कि हजारों सालों से हमने सारे जातना है सही, लेकिन अपने चिति को कभी खत्म होने नहीं दिया, अपनी स्वभाव को कभी नष्ट होने नहीं दिया। और उसी स्वभाव को लेकर हजारों साल तक ये देश चलेगा और पूरे विश्व को राह दिखाएगा। टू लिव, हाउ टू लिव, ये पूरे विश्व को पता नहीं है। पूरा विश्व बाहर की चेतनाओं को आनंद देने में के लिए, क्या खाने में सुख मिलेगा, क्या पहनने से आप सुंदर दिखेंगे, क्या लगाने से फेयरनेस आएगा, इसमें एसी लगाने से कूलनेस आएगा, बाहर की जो हमारी चेतनाएं हैं उसको लेकर व्यस्त रही। लेकिन भारत हजारों सालों से आपकी मन, आत्मा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको चैत्रा साहब ने बताया, कौन सुखी, हैप्पीनेस लेके कौन नहीं मरना चाहता, लेकिन कोई हैप्पीनेस के पीछे रिसर्च नहीं कर रहा है। कैसे हैप्पीनेस आएगा? भारत की ऋषि मुनियों से लेकर आज भी हमारे जो ऋषि है, मुनि है, वो महाराज जी है, सब उसी चिंतन पे लगे हुए हैं कि कैसे अपनी आत्मा को सुखी करे और उसको लेके आगे बढ़े। इसलिए भारत की सरकार ने इसको, भाषा को भी एक, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे बताया कि आपस में जोड़ने वाला होना चाहिए, टूटने वाला नहीं। भाषा को लेकर ये देश बहुत कुछ देख चुका है। आने वाला समय में हमारा युव समाज, हमारा जो यूथ है, वो जोड़ने वाले, भाषा को लेकर जोड़ने वाली राजनीति देखनी चाहती है। और इसको लेकर आगे बढ़ने के लिए हमारे सरकार ने
क्लासिकल लैंग्वेजेस को प्रमोशन करने के लिए भारतीय भाषा समिति से लेकर मल्टीलिंगुअल भारत इनिशिएटिव लिया। भाषिनी जैसे सॉफ्टवेयर की इजाद की गई जिसके द्वारा आप कुछ ही मिनटों में आपकी भाषा से दूसरी भाषा में आप इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। इवन आदरणीय मोदी जी ने काशी तमिल संगमम में सबने आपने देखा होगा, आज हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे इंजीनियरों ने ऐसा डिवाइस बनाया है। आदरणीय मोदी जी काशी तमिल संगमम में भाषण दे रहे थे हिंदी में, और रियल टाइम ट्रांसलेशन होके वो तमिल में, वहाँ पे जो तमिलियंस थे उनके कान में जा रहा था, वो कान में हेडफोन लगाए हुए थे। तो इस तरीके का यानी भाषा को जोड़ने वाला मंत्र देकर हमें जैसे करना चाहिए, ऐसे 12 शेड्यूल लैंग्वेजेस में हम भाषिनी सॉफ्टवेयर द्वारा सबको परिवर्तन करते, परिभाषा को परिवर्तन कर सकते हैं और अलग अलग भाषाओं में अपनी मटेरियल को दूसरे भाषाओं के लोगों को उपलब्ध कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो कल्चर के बारे में बात किया हमने, इंटरनेशनल योगा डे जो आ रहा है कुछ ही दिन बाद, आयुष डिप्लोमेसी या स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव हो, इंडियन नॉलेज सिस्टम हो जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, इसको लेकर पूरे विश्व के सामने किया। और मोदी जी ने जिस तरीके से भारत की योग को जिस तरीके पूरे विश्व के सामने उन्होंने लाया, योग तो बहुत सालों से हम कर रहे थे, हमारे बहुत सारे गुरु हुए हैं जो योग को लेकर, पतंजलि से लेकर बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने बहुत सारे किताब से लेकर अपना अध्ययन किया, अपने रिसर्च किए, लेकिन पूरे विश्व के सामने योग को विशेष रूप से रखना, इसे मार्केटिंग भी बोलते हैं कुछ लोग अपनी भाषा में। तो अगर भाषा नेगेटिव सेंस में ना लिया जाए, क्योंकि मार्केटिंग का नेगेटिव सेंस भी होता है, लेकिन अगर पॉजिटिव सेंस में लिया जाए तो मोदी जी ने इसको जिस तरीके से पूरे विश्व के सामने स्थापित किया, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ। और पूरे विश्व में 100 से ज़्यादा लोग इसको, देश, यहाँ इवन मुस्लिम कंट्री, दे हैव सपोर्टेड दैट प्रपोजल। और योग दिवस को पूरे विश्व के सामने आदरणीय मोदी जी द्वारा हम ला पाए, उनके द्वारा ला पाए। एकात्म मानववाद की दर्शन को लेकर हमारी मोदी जी की सरकार चल रही है और आगे आने वाले समय में ये चलेगा। और ऐसे ही नेशनल रिसर्जेंस जो ज़रूरी है हमारे देश के लिए, उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, काशी तमिल संगम में मुझे एक बार मौका मिला उसमें एड्रेस करने का, तमिलनाडु से लोग ट्रेन भर भर के आ रहे थे और वहाँ पे बनारस में, वहाँ पे गंगा जी की घाट पे बैठकर वो जिस तरीके से एंजॉय कर रहे थे, मैं देख रहा था। मैं पहली बार ही गया था और एज ए मिनिस्टर गया था। मैं जो देख रहा था, ये जो बांटने वाला पॉलिटिक्स है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ये सोच ही नहीं सकते कि भारत एक है। और आज से एक नहीं, उस समय जब जगत गुरु शंकराचार्य जी आए थे, वो जब केदारनाथ बद्रीनाथ में गए थे, उस समय उन्होंने वो ट्रेडिशन शुरू कर दिया कि वहाँ के पंडित साउथ इंडिया से होंगे और साउथ इंडिया के मंदिरों की पूजा गंगोत्री की पवित्र गंगा जल से ही होगी। ये भारत को जो एक धुरी में रखने वाला ये जो चिंतन है, इस चिंतन को हमारे कुछ लोग समझ नहीं पाते, और वो जब समझेंगे मुझे लगता है तब उनको बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन भारत की युवा और भारत की जनता ये समझ रही है, और इसीलिए पूरा देश आज एक होकर, जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा घटना घटी उसके बाद पूरे देश एक साथ तिरंगा लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रास्ते पे उतर रहा है, और उसको उतर के एकदम उसको सेलिब्रेट कर रहा है, अपनी सेना को सेलिब्रेट कर रहा है, शाबाशी दे रहा है कि एक बार आपने जो काम किया है, काम सराहने लायक है। उसके साथ साथ भारत के कल्चर को, मैं पश्चिम बंगाल से आता हूँ, वहाँ पे दुर्गा पूजा की कल्चर है। दुर्गा पूजा की कल्चर, हजारों लाखों लोग रास्ते में उतरते हैं। ये कल्चरल इकोनॉमी, एक रोबस्ट इकोनॉमी होता है। इसको लेकर उसको यूनेस्को के द्वारा उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना और इंटेंजिबल कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी, इसको लाना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। मुझे लगता है कि इसी तरह हमने आज़ादी की महोत्सव हो, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हो, जिसको पालन करते हुए, या रानी गाइडियूलिन की जन्मदिन हो, उसको पालन करना, इसके द्वारा हम हमारे जो कल्चर है उसके लिए गौरव फील करना, इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि इस तरीके से हम काम करते जाएंगे तो आगे आने वाले समय में हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को 2047 को भारत को विकसित भारत बनाना, और भारतीयों द्वारा वो विकसित भारत बने, जो चेहरे से भारतीय हो, थिंकिंग में
अमेरिकन हो या बाहर का हो, ऐसे भारतीय से ये विश्वगुरु नहीं बन सकता। इसलिए भारत की शिक्षा व्यवस्था जो NEP 2020 द्वारा हम जिसमें सुधार ला रहे हैं, उसके द्वारा ऐसे ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करना है हमें, और कर रहे हैं, जिसके द्वारा एक भारत में बैठा हुआ बच्चा, भारत में बैठा हुआ साइंटिस्ट सोच सकता है कि अमेरिकन एक साइंटिस्ट जिस तरीके की इजाद कर सकती है, उसी तरीके की साइंटिफिक इजाद हम कर सकते हैं। कोई जो न कर पाया, उस मून के यानी चाँद के दक्षिण पोल में यानी साउथ पोल में हम अपने चंद्रयान को उतार सकते हैं, और उनके फिल्म का जितना खर्चा होता है उससे आधे पैसे में भी वो कर सकते हैं। दिस इज़ द न्यू भारत, न्यू इंडिया, और इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है इसी तरीके से हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस तरीके से चलेंगे तो आगे 2047 तक भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।